बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ परगना चैल में बल्कि इलाहाबाद शहर में एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और महंगांव इंटर कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज के मेहमान हैं जनाब जावेद मोहम्मद साहब। इनका ददियाल पावन है। इनके चाइली कनेक्शन की डिटेल्स आगे प्रोग्राम में हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। जावेद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बतौर मेहमान खैर मकदम है, खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया आपका। जावेद साहब, सबसे पहले अपने चाइली कनेक्शन के बारे में तफसील से बताएं प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा ददिहाल तो पावन कहा जाता है और हमारे दादा जो थे वो चायल में रहते थे, लेकिन उनकी एक शादी पावन में हुई थी तो पावन में रह गए थे। तो हमारे वालिद साहब वगैरह बचपन में पावन में ही पैदा हुए और वहीं से तालीम उन्होंने सल्लाहपुर इंटर कॉलेज से ली, तो इसलिए हम लोग पावन के ही कहे जाते हैं अब। और ननिहाल हमारा उसी से बगल में एक गांव है निजामपुर पुरैनी, सुना होगा आपने। निजामपुर पुरैनी में जी जी। पुरानी वाली मस्जिद के सामने राउंड सा एक मकान है, गोला सा, वो ननिहाल हुआ हमारा। कबीर हसन साहब हमारे नाना थे, सैयद शरीफ हसन साहब हमारे मामू थे, जिनका मकान रोशन बाग में कबीर मंजिल के नाम से मशहूर है। और इस तरह से ददिहाल ननिहाल का जिक्र हमने कर दिया। जावेद साहब, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? अपने तालीमी सफर के बारे में हमें बताएं प्लीज। बेसिक तालीम हमने कुछ थोड़ा सा CATC बमरौली स्कूल से पाई है। उसके बाद शहर हम लोग आ गए थे, फिर वहां से बॉयज स्कूल से कुछ पढ़ाई हमारी हुई। फिर इंटरमीडिएट में जमुना क्रिश्चियन कॉलेज से करा था। फिर ECC में BA करने गए। फिर पॉलिटेक्निक से हमने सेल्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर हम जॉब में चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फैमिली के बारे में बताएं प्लीज, बच्चों के बारे में, भाई बहनों के बारे में। हम लोग 2 भाई हैं माशाल्लाह। हमारा एक छोटा भाई मोहम्मद जिया, और हमारे वालदैन से 5 बच्चे और पहले हमसे हुए थे, लेकिन सब बचपन में इंतकाल कर गए थे, बीमारी की वजह से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो 2 हम लोग आखिर के थे। और हमारी वालिदा को बड़ा ख्वाहिश थी कि बेटी हो, तो बेटी तो हुई, इंतकाल कर गई। तो उन्होंने डफरिन हॉस्पिटल से एक बेटी को गोद ले लिया था आज से 40 साल पहले। लेकिन वो बच्ची जो गोद ली गई थी तो वो भी उसका वो विकास ठीक से नहीं हो पाया, या ये समझिए कि वो मेंटली रिटायर्ड टाइप की हो गई। तो उसकी परवरिश ही हम लोग अभी तक कर रहे हैं। वालिदा का तो हमारा इंतकाल हो गया आज से 15-15 साल पहले, लेकिन वो बच्ची हम लोग साथ है माशाल्लाह। लेकिन वो पूरी तरह से न बोल पाती है, न ठीक से चल पाती है। ये है कि वालिदा की हमारी बड़ी ख्वाहिश थी बेटी की, तो उन्होंने अब बेटी लिया। वो जैसी भी मिली उनको वहां से, तो रहा बर अल्लाह ताला रहम फरमाए इंशाल्लाह। आमीन। तो बेटे जो हैं 2 हैं माशाल्लाह, और 3 बेटियां हैं। बेटे दोनों बड़े हैं। दोनों ने इलाहाबाद से बॉयज स्कूल से 12th किया, उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर जामिया हमदर्द से दोनों ने MBA किया था। उनका स्पेशलाइजेशन था हेल्थ एंड हॉस्पिटल, और उसी कोर्स कंप्लीट होते होते दोनों की जॉब लग गई थी। तो मौजूदा वक्त में एक बेटा हमारा अभी मैक्स में है, और दूसरा बेटा सेंटर फॉर साइड, एक आंख का बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी नेशनल टाइप का, जिसमें बाहर से लोग आते हैं दिखाने, यहाँ हिंदुस्तान से भी लोग जाते हैं। इलाहाबाद में दिल्ली का सबसे बड़ा वो हॉस्पिटल माना जाता है आंख का। तो दोनों बेटे सर्विस में हैं। 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां ने SMC से हमारी ग्रेजुएशन का इंटरमीडिएट कंप्लीट किया IC। इसमें से बड़ी बेटी सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उसकी शादी हो गई। और दूसरी बेटी जो है आफरीन फातिमा, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वहीं से वुमेन्स कॉलेज का वो
प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ी थी और माशाल्लाह जीत गई थी वहां से। और उसके बाद फिर वो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने जेएनयू से किया। जेएनयू में दाखिला लेने के बाद चूंकि इनका थोड़ा सा इस तरह का था मिजाज, तो उन्होंने वहां से भी लोगों ने उनसे कहा, उनके साथियों ने, लड़कियों ने, तो उन्होंने वहां से भी एक इलेक्शन लड़ा था, कोऑर्डिनेटर का या किसी का इलेक्शन लड़ा था इनिशियल स्टेज का, तो वहां से जीत गई थी बहरहाल। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन उनका भी वहां से कंप्लीट हो गया। अब वो रिसर्च के लिए ट्राई कर रही हैं, अभी रिसर्च में दाखिला कहीं नहीं हुआ है। तीसरी बेटी जो है हमारी सुमैया फातिमा, वो 12th करने के बाद एसएमसी से, उनका अलीगढ़ में नहीं हो पाया था, ट्राई किया गया था, तो उनका यहाँ इलाहाबाद में एसएस खन्ना में दाखिला है, जो इस साल सेकेंड ईयर है उनका, और अगले साल इंशाल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे 2 बेटों की शादी हो चुकी है। एक की पावन में हुई है, अहमदपुर पावन में। हक साहब, हक फैमिली है जो रेलवे में से रिटायर हुए थे और उनके इंतकाल हो गया था, उनकी फैमिली करेली में रहती है। और दूसरे बेटे की शादी सुल्तानपुर में हुई है, मोहम्मद सुजात की, और वो लोग भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उमैद उस्मानी साहब एक हैं, अहमद उस्मानी के चचेरे भाई थे, उनकी नतनी से। इस तरह से दोनों बेटों की शादी हो गई। और बेटी की शादी भी सुल्तानपुर में, जहां हमारे बेटे की शादी हुई है, उन्हीं के बहन के लड़के से हुई है। तो उन लोग घर करीब करीब में है, तो सुल्तानपुर हम लोग जाना पड़ता, तो एक साथ दोनों लोगों से मुलाकात हो जाती है, आसानी रहती है। ये छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि आपका रुझान सोशल एक्टिविज्म की तरफ कब और कैसे हुआ? देखिए, वो तो हम बचपन से सोशल रहे हैं, और जब हमको याद है 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी, तो उस वक्त हम बहुत छोटे थे, हमारी 66 की पैदाइश है, तो 10-12 साल के या 9 साल के रहे होंगे। तो उस पीरियड में हम अनाउंसमेंट किया करते थे, मुजफ्फर हसन साहब ने इलेक्शन लड़ा था नवाबगंज से, जाया करते थे। तो उसके बाद फिर बॉयज स्कूल में गए, फिर वहां से जब इंटर कॉलेज में गए, इंटर कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े। तो सोशल एक्टिविटी जो थी स्टूडेंट लाइफ से ही बनी रही। सीसी में आए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लड़े, पॉलिटेक्निक में गए तो वहां हम चेयरमैन का लड़े अपने मैनेजमेंट सोसाइटी का। तो इस तरीके से एक बचपन से लोगों के काम आना, ये एक जहन में था कि लोगों की हमदर्दी, लोगों का काम आना अच्छी बात है और करना चाहिए मदद। तो इस तरह से उसमें लगे रहे। और फिर जब हम वहां से पॉलिटेक्निक से हमने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो हमें कैंपस इंटरव्यू के जरिए नौकरी लग गई, और फिर हम महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र में नागपुर हेडक्वार्टर था हमारा। हमने करीब 87 से लेकर 92 तक तो नागपुर महाराष्ट्र का एरिया पूरा कंप्लीट वर्क किया एज अ सेल्स ऑफिसर। उसके बाद फिर हम वहां से रिजाइन करके, चूंकि शादी हो गई थी बीच में हमारी, शादी हमारी इलाहाबाद के लोग रहने वाले थे, नीवा गांव है वो, लेकिन सेटल्ड थे भिलाई में, कलीम साहब की बेटी से हुई। तो फिर शादी के बाद फिर हमने नौकरी छोड़ी, जो कि महाराष्ट्र में रहना पड़ रहा था, बड़ी दिक्कत दुश्वारी थी, लंबी लंबी ट्रैवलिंग होती थी। तो फिर यहाँ इलाहाबाद वापस आ गए, रिजाइन करे। फिर हमने एक कंपनी यहाँ ज्वाइन किया था, कोयम्बटूर की थी, पंप्स की थी, बेस्ट पंप्स इंडिया लिमिटेड। उसमें हमें यूपी काम मिल गया था, वेस्टर्न यूपी का सेल्स मैनेजर का। तो हमने यहाँ भी 6-7 साल काम किया करीब। फिर यहाँ से भी काम करते करते काफी एक्सपीरियंस हो गया, तो हमने सोचा कि हम अपना काम क्यों ना शुरू करें। तो हमने पंप्स का काम होलसेल में शुरू किया, पहले दूसरे ब्रांड से शुरू किया रिजाइन करने के बाद। फिर कंपनी ने हमको ऑफर किया कि आपने इतने दिन हमारे यहाँ काम किया है, तो आप हमारा भी ब्रांड बेचिए। तो उनका भी ब्रांड शुरू किया बेचने के लिए। लेकिन हमने, देखिए, अपनी इस पूरी लाइफ में कोई शोरूम नहीं खोला, घर से ही बिजनेस रखा हमने, क्योंकि हम जानते थे कि शोरूम अगर हम खोलेंगे तो हम पूरी तरह बिजनेस में इन्वॉल्व जाएंगे, फिर हम अपनी सोशल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो उससे थोड़ा सा हमें नुकसान भी काफी हुआ। हमारी फैमिली के लोग भी हमको मना करते थे कि आप इतना क्यों वक्त खराब करते हैं अपना। तो हम कहते थे हम वक्त नहीं खराब कर रहे हैं, हम वक्त लगा रहे हैं, कहीं इसका फल कभी न कभी मिलेगा इंशाल्लाह। दुनिया में इंसान जो भी काम करता है नेक नियत से करता है, और ये सोच करता है कि हम अल्लाह के नजदीक सही कर रहे हैं, तो उसका बदला अल्लाह ताला इंशाल्लाह देता है। दुनिया में भी देता है, दुनिया में ना मिले तो ना मिले, लेकिन आखिरत में तो मिलता ही है। तो हमारा नजरिया हमेशा यही रहा, और इसी नजरिए के तहत हम काम करते रहे। फिर जब काम करते हैं,
अगर आप ईमानदारी से, तो लोग पसंद भी करते हैं, और पसंद करते हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियां धीरे-धीरे मिलने लगती हैं। फिर इस तरह से कई जिम्मेदारियां हमारे पास आईं, और उसको हम अभी बखूबी निभाने की कोशिश कर भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी आगे भी निभाते रहें। इंशाल्लाह। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और महंगाओं इंटर कॉलेज के अलावा आप किन-किन इदारों या तंजीमों से जुड़े हुए हैं और वहां आपका क्या रोल रहता है? देखिए, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और महंगाओं इंटर कॉलेज तो आपके परगना चाइल्ड का ही एक हिस्सा है। उसके अलावा इलाहाबाद शहर में जो बड़ा कब्रिस्तान पुराना कदीमी है, काला डांडा के नाम से जाना जाता है, हिम्मतगंज और करेली, इसमें आज से 8 साल पहले हमको लोगों ने ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करके कहा कि आप इसमें आइए और इसमें काम करिए हम लोग साथ। तो हम धीरे-धीरे गए, और फिर वहाँ उन लोगों ने हमें एक नई कमिटी फ़ॉर्म कराई वक्फ बोर्ड से, तो उसमें एज़ अ सदर बनाया रखा, और फिर हमने उसमें बड़ी दिलचस्पी लेकर, बड़ी हिम्मत से उसमें काम किया। शायद आपको पता होगा, काला डांडा कब्रिस्तान जो हिम्मतगंज वाला है, उसमें करीब 72 फैमिलीज़ छोटे-छोटे मकान बनाकर कब्ज़ा करके रहने लगी थी, और वहीं दिन में 3-4 दुकानें खुल गई थी वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर, एक स्लम बस्ती बन गई थी पूरी। जी, जी। तो उसको खाली कराने में काफ़ी कोशिश हुई, तो उसमें खाली नहीं हो पा रहा था, लड़ाई झगड़ा होता था, तो फिर हम हाई कोर्ट गए। पहले तो वक्फ बोर्ड से ट्राई किया, वक्फ बोर्ड नाकाम रहा, तो हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट से एक बार एक छोटा ऑर्डर हुआ, तो 20 फैमिली के लोग निकाले गए। फिर चीफ जस्टिस के यहाँ मुकदमा लग गया इत्तेफाक से, तो एक बड़ा ऑर्डर हो गया। तो उस बड़े ऑर्डर में डीएम को उसने एक तरीके से बाउंड किया कि आप खाली कराकर रिपोर्ट पेश करें हाई कोर्ट को, और दोबारा कब्जा ना होने पाए कब्रिस्तान में, इसका एक पूरा प्रोग्राम बना के पेश करें। वो 4 पन्ने का ऑर्डर चीफ जस्टिस ने दिया था। फिर उसका कंप्लायंस डीएम इलाहाबाद ने कराया, और वो पूरा एरिया जो स्लम बस्ती वाला था खाली हो गया, उसमें दुकानें थी, लोगों ने हरावड़ के नाम पर 5-500 गज ज़मीनें कब्ज़ा कर रखी थी अपनी, गेट लगा रखे थे, वो सब तोड़े गए। बहुत से लोगों के छोटे-छोटे मकबरे बने थे, जो कि वक़्फ़ की ज़मीन पर, तो ये सब इल्लीगल है। तो उसमें भी कुछ तोड़े गए, जो तोड़ सके हम लोग, उसमें वहाँ बड़ा झगड़ा होने का अंदेशा था, कई थानों की फ़ोर्स रही। बहरहाल दिन भर का मशक्कत के साथ वो इतना कामयाबी मिली हमको, लेकिन अभी भी वहाँ उसी कब्रिस्तान में पीछे एक गेस्ट हाउस है, जो नहीं खाली हो पाया है। कुशवाहा फैमिली ने करीब 2 डेढ़ बीघे की ज़मीन कब्ज़ा कर रखी। वो 4-5 बज गया था होते-होते, तो वो सब चीज़ें रह गई, पेंडिंग है, और ये केस भी कोर्ट में पेंडिंग है अभी। तो हम उसमें कोशिश में हैं, बीच में कोविड-ओविड आ गया था, इस वजह से अब नहीं हो पाया, और डीएम भी फिर बदल गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नए आ गए हैं, उनको भी हमने सारी बातें बताई हैं और लिखा-पढ़ी भी करी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि प्रशासन के पास ज़राए कम है, और वो शहर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ही नहीं सॉल्व कर पाते, तो कब्रिस्तान की तरफ उनका ज़हन नहीं जाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कब्रिस्तान में जो सुअरों का आना-जाना शहर में है, वो नहीं खत्म हो पा रहा है। नगर निगम नाकाम है उसमें। अभी भी नगर आयुक्त को हमने चिट्ठी भी लिखी, मुलाकात भी करी, और डीएम इलाहाबाद को भी चिट्ठी अलग से लिखी। हम उस उनसे बार-बार कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, त्योहार के मौके पर उसको हटवा देते हैं जानवर को 2 दिन के लिए। फिर वो आ जाते हैं, कब्र को खराब करते हैं, तो लोग नाराज़ होते हैं, कहते हैं कमेटी कुछ करती नहीं है। तो कमेटी क्या करे? कमेटी क्या उनसे लड़ तो सकती नहीं है, पालने वालों से। तो हमने सजेशन दिया है, इसके लिए अलग से ग्रिड भी करी हाई कोर्ट में, सूअर के लिए खास करके। नगर निगम से काउंटर जवाब माँगा गया, नगर निगम ने जवाब नहीं अभी जमा किया उसका। उसमें हमने सजेशन ये दिया है कि सूअर पालकों से नगर निगम के एरिये से इसको हटवाया जाए। तब जाके ये सुनिश्चित होगा कि इन कब्रिस्तानों में, घनी आबादियों में टहलती ना दिखेंगी। अब उसमें ये फैसला नहीं कर पा रहे। अभी अपर नगर आयुक्त हैं मुशीर साहब, उनसे बात हुई शिवरात के मौके पर हमारी, तो उनसे भी हमने यही कहा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा मसला है, और ये हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सब इसको नहीं कर सकते। तो हमने कहा आप जिलाधिकारी को लिखिए, जिलाधिकारी ऊपर भेजे, अगर भेजना है स्टेट को, ताकि ये मैटर सॉल्व तो हो। तो एक तो ये हो गया कि हम कब्रिस्तान की ज़िम्मेदारियों पे हैं। दूसरी ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम स्टूडेंट लाइफ से जब निकले, तो जमात इस्लामी हिंद से हमारा थोड़ा-सा रग़बत बढ़ी, वो लिटरेचर पढ़-पढ़ कर। तो उसके बाद फिर थोड़ा दीनी मिजाज कायम हुआ, तो उसके बाद फिर जमात में जुड़े रहे काफ़ी दिनों तक। तो अभी फ़िलहाल इलाहाबाद शहर में नाज़िम शहर की ज़िम्मेदारी हमको जमात की भी मिली हुई है। उसको भी हम देखते हैं। संडे उधर से कुरान का प्रोग्राम होता है, और भी बहुत से प्रोग्राम होते हैं। अभी दिल्ली में जो मीटिंग मीटिंग थी हम लोगों की, पिछले संडे को हम गए भी थे, और
जो कि 22 का इलेक्शन हुआ है और 24 का इलेक्शन, उसके ताल्लुक से डिस्कशन था और डाटा पेश किया गया था, क्या मुसलमानों ने पाया, कितनी मेहनत करी गई। और इसके अलावा एक जिम्मेदारी और है कि एक आज से 10 साल पहले एक वेलफेयर पार्टी बनी थी, जिसको जमात ने इनिशिएट किया था, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर के सेकुलर मुस्लिम बेस्ड सेकुलर पार्टी बने। तो उसमें भी हम फाउंडर मेंबर रहे हैं। 100 में जो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर यूपी की जिम्मेदारी हमको मिली थी, जनरल सेक्रेटरी हमने काम किया। लेकिन जमात की जिम्मेदारी मिलने के बाद फिर जनरल सेक्रेटरी हमने मतलब छोड़ दिया था, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां नहीं सकती, तो लोकल भी जिम्मेदारियां कई हमारे पास थी। तो अब हम इस तरह से 4-5 जगह तो हैं, जमा इस्लामी में है, वेलफेयर पार्टी में भी हैं और कब्रिस्तान कालानाडा में भी हैं। कब्रिस्तान कालानाडा में हमें 8 साल करीब 8 साल करीब हो गया है। अब हम चाहते हैं कि नए लोग शहर इलाहाबाद के जो दिलचस्पी और हमदर्दी रखते हैं, वो आगे आएं और इस कब्रिस्तान का काम बढ़ाएं आगे, क्योंकि एक आदमी को लगातार बहुत दिन तक कहीं पर नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को मौका भी मिलना चाहिए, वरना वो होता है साहब इन्होंने कब्जा कर रखा है। उसी तरह से हम अपनी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में भी पिछले 1 साल से इलेक्शन और ये सब चाहते हैं कि या तो आपस में जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके जरिए बात तय हो जाए और नई कमेटी फॉर्म हो जाए। उस पर भी कई बार बात हुई, नहीं हो पाई। आज भी एक मीटिंग थी, तो ये मीटिंग आज वाली जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की थी, उसको हमने इनिशिएट नहीं किया था, इसीलिए कि हम हटना चाहते थे। तो हमने कमर अब्बास साहब से कहा कि आप सेक्रेटरी हैं, आपको भी पावर है, आप बुलाइए मीटिंग। तो उन्होंने आज पहले मीटिंग बुलाई थी, तो हमने उनसे, जो मेंबर्स वहां मौजूद थे, हमारे प्रेसिडेंट नफीस साहब भी आए थे, तो उनसे सबसे हमने ये कहा कि भाई हमें थोड़ा मौका दीजिए आप लोग, हमने 2 टर्म यहाँ भी काम कर लिया है और बीच में काफी रास्ता कशी भी रही। सोसाइटी कामों को लेकर कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कमर अब्बास साहब चार्ज ले लें और फिर आप लोग अगर इनको रखना चाहते हैं तो जनरल सेक्रेटरी तो रखिए, वरना आप लोग जैसा समझिए और एक नई मीटिंग करके एक नया बनाई डेवलप करिए। फिर से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब आ जाए नए। 4-5 लोग हमने अभी नए उसमें शामिल भी कर दिए हैं सोसाइटी में, पुराने लोगों के अलावा भी। और 3-4 यूथ जो बनी थी, उसमें भी बड़ा मतभेद था, आपको भी मालूम होगा। फिर वो बच्चे तो बहरहाल जो स्टूडेंट्स थे या जो लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं सोसाइटी में। तो अब जब तक नए लोगों को जुड़ाकर साथ में काम के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सोसाइटी में वर्क फिर कैसे कौन करेगा, सवाल ये भी है। उसके अलावा अभी तारिक खान साहब हैं इलाहाबाद में, बेनर स्कूल के मैनेजर, शायद आप जानते होंगे उनको। जी जी। उन्होंने उन्होंने एक रोटरी क्लब एकेडमिया के नाम से इस शहर में एक क्लब फॉर्म किया है आज से 9 महीने पहले। तो उसमें उन्होंने हमको एज अ मेंबर रखा था और फिर वो जो प्रेसिडेंट फाउंडर होता है वो इलेक्ट प्रेसिडेंट को चुन लेता है। तो उन्होंने हमको एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया था शुरू में जब क्लब फॉर्म किया था। तो अभी तो बहरहाल हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं हुए हैं। ये जून या जुलाई में नया सेशन शुरू, तो 1 साल के लिए उसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। अभी तारिक साहब के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें भी खिदमत खल का नजरिया है कि कुछ फंड मंथ ईयरली लोग जमा करते हैं, उसमें अपने जो मेंबर्स होते हैं, अभी इसमें 30 मेंबर हैं इलाहाबाद एकेडमिया में। और इलाहाबाद शहर में रोटरी क्लब कम से कम हमारे ख्याल से 30-40 ग्रुप्स होंगे जो अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। उसमें से इन्होंने जो ये इलाहाबाद पुराने शहर बनाया, ये एक तरीके से हमको लगता है मुसलमानों का इस नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा एकेडमिया के नाम से रोटरी क्लब का ग्रुप फॉर्म हुआ है। क्योंकि ज्यादातर इसमें जो हमने मीटिंग अटेंड करी है रोटरी क्लब की डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें करीब 500-600 लोग आते हैं। जैसे गुलाटी साहब हैं यूनाइटेड वाले, ये उसमें अच्छे पोस्ट पर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पर हैं। ज्यादातर इसमें सिंधी, पंजाबी, हिंदूज ज्यादा हैं, मुसलमानों का जुड़ाव बहुत कम है। एक फैमिली है, ये नूरुल्ला रोड की छोटे मियाँ का नाम सुना होगा आपने, उनकी जी बहू जी। फरहान साहब की वाइफ, वो भी एक अच्छे ओहदे पर हैं इस रोटरी क्लब में। लेकिन गिने चुने लोग हैं। एक उसमें उस्मानी साहब डॉक्टर थे, याद होगा आपको, जिनका इंतकाल जी हो जी। गया। वो भी उसमें एक्टिव मेंबर के उसमें थे। लेकिन इन जो मुस्लिम लोग जो काम कर रहे थे रोटरी क्लब में, इन लोगों ने कभी किसी मुसलमान को जोड़ा नहीं या कुछ इस तरह काम किया नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस तरह की चीजों में भी जुड़े रहे। क्योंकि अ, हमारी कंट्री प्लूरल है और एक सेकुलर है, तो उसमें मुसलमानों का भी जुड़ाव हर जगह होना चाहिए, तभी वो इक्वलिटी आती है। और फिर इस काम को तारिक साहब ने किया है, हम लोग हैं साथ में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जैसा कि आपने बताया कि आप कई तंजीमों में ऑफिस बेरर हैं, किसी के लिए एक ही तंजीम में वक्त दे पाना
बहुत मुश्किल होता है, पर आप एक जी जी। साथ इतनी जगह न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं बल्कि बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? देखिए, हमने बड़ी कुर्बानी इसके लिए आशीष साहब दी। हमने आपसे पहले बताया था कि हमने अपना वर्क अपने घर से रखा, बिजनेस वाला। और जो पंप्स का हमारा बिजनेस है आज भी हमारे घर से चलता है। जो लोग जानते हैं, समरसेबल या मोनोब्लॉक ले जाते हैं, या ट्यूबवेल वर्क्स में जो मिलता है उस काम को हम कराते हैं। लोग हमारे पास हैं, मशीनें हमारे पास हैं। तो वो सेक्रीफाइस ये है कि हम अगर कहीं शोरूम खोल के बैठते तो हम वक्त ना दे पाते, फिर पैसा कमाने की ललक बढ़ जाती है कि साहब हम हटेंगे तो 2 कस्टमर हमारे चले जाएंगे। तो ये हमने कुर्बानी तो दी है, और अल्लाह ताला ने उस नजरिए को समझा होगा कि हमें ताकत दी कि हमारा काम बिना हाथ फैलाए चल गया। हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला ली, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा लिया, और इसी बिजनेस के सहारे किया हमने। और मकान भी हमारा अपना जाती करेली में बन गया। तो हम अपने को सेटिस्फाइड फील करते हैं। हमारे अंदर बहुत चाहत इस बात की नहीं थी कि हम बहुत बड़े उद्योगपति बने या बहुत पैसा कमाएं। और अगर हमको अच्छी तरह ये मालूम है कि अगर हमने अपना शोरूम पंप्स का, पाइप्स का खोला होता, तो एक बड़ी कंपनी के रूप में वो काम कर रही होती, क्योंकि हम सारी एनर्जी फिर इधर लगाते हैं। जो हमने तमाम इधर सोशल वर्क में लगाया, अदर अलग अलग इदारों में लगाया, और उन सब जगह काम करने में आप समझ लें कि जाती जो हम अपना कमाते थे पैसा, वो भी खर्च करना पड़ता था। यानी किसी भी, चाहे चाइल्ड सोसाइटी हो, चाहे कब्रिस्तान कमेटी रही हो, चाहे वेलफेयर पार्टी रही हो, किसी से कोई हमने पेट्रोल का पैसा भी आज तक नहीं लिया अपने स्कूटर में डालने के लिए। छोटी मोटी फोटो स्टेट जो होती थी वो सब हम अपने पैसे से करा के दे दिया करते थे। कारो खैर है ये। जब हम लोगों से लेते हैं फंड के इस काम के लिए कि सोसाइटी में ज़कात जमा करते हैं, या कब्रिस्तान कमेटी में कब्रिस्तान के मफाद के लिए लोगों से फंड लेते हैं, तो अब तो हमने कब्रिस्तान में फंड लेना भी बंद कर दिया, चंदा जिसे कहा जाता है। क्योंकि हमने वहाँ एक निज़ाम बना दिया है, एक सिस्टम बना दिया है, एक ऑफिस बना दिया है। वहाँ पटरे रहते हैं, उस पटरे पे 300-400 रुपए का मार्जिन कर दिया है, एक रेट फिक्स कर दिया कबर खोदने के अलावा पटरे का। तो उससे जो फंड महीने में इकट्ठा होता है, तो वहाँ स्टाफ रखा है 2-2 3-3, तो उसी से सैलरी उनकी निकल आती है, उसी से मेंटेनेंस भी चल रहा है कब्रिस्तान का। आप करेली कब्रिस्तान जाके देखिए कितना अच्छा मेंटेन हो गया। जी जी, और माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने ताउन भी किया। कुछ लोगों के अंदर इस बात की ललक पैदा हुई कि हम भी खिदमत खल में जुड़े, तो कब्रिस्तान में हमारी कमेटी के साथ जुड़कर उन लोगों ने भी काम किया। किसी ने वहाँ कुर्सी रखवा दी, किसी ने वहाँ लाइट लगवा दी। और बाकी सरकारी तौर पर तो नगर निगम की देखरेख में है कब्रिस्तान, चूंकि वक्फ कब्रिस्तान है, तो वक्तन-वक्तन नगर निगम से भी मदद लेते रहते हैं हम लोग। और यहाँ जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं, जिसमें एक अब्दुल समद साहब हैं, एक नफीस अनवर साहब हैं, एक फजल साहब हैं, ये तीनों मुस्लिम कॉर्पोरेटर जो करेली में हैं, ये भी वक्तन-वक्तन कब्रिस्तान की जो मदद होती है, हम फोन करते हैं तो वो लोग सफाई या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो करते हैं मदद हमारी। इस तरीके से सब काम मिल-जुल कर चलता रहा और आगे चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अब हम इंशाल्लाह। इसको समेटने के लिए पूरी तरह कोशिश में है कि कब्रिस्तान के लिए भी हम चाहते हैं कि नई कमेटी फॉर्म हो जाए, और जो हमने अब तक किया है उसमें आगे उससे अच्छा काम और लोग दूसरे जो आए वो करें। और हमारी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के लिए हम बहुत फिक्रमंद हैं कि उसमें कुछ नए लोग और जुड़ जाएं, और उस इदारे को आगे बढ़ाएं जो 25-30 साल पहले कायम हुआ था। आपको बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में 25 साल पहले एक लाइब्रेरी कायम करी गई थी मौलवी लियाकत अली के नाम से। वो लाइब्रेरी बखूबी काम कर रही। इस वक्त उस लाइब्रेरी में 20 से 25 बच्चे फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में ऐसे ही आते हैं। 40-50 बच्चों का दाखिला है जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने के लिए उस लाइब्रेरी में आते हैं। और हमको 2 लाइब्रेरी रखना पड़ गया है इस बार, अभी कुछ दिनों से, क्योंकि उसमें एक वक्त पे इतना काम हो नहीं पा रहा था। सुबह 9:30 से डेढ़ ज़ोहर तक एक एक साहब रहते हैं, और दूसरे लाइब्रेरियन जो हैं वो ज़ोहर के बाद से इशा तक रहते हैं। और वो लाइब्रेरी में बच्चे कई ऐसे हैं जो बड़े पोस्ट पे तो ओहदे पे नहीं जा पाए गवर्नमेंट के, लेकिन ये है कि कोई पोस्ट ऑफिस में चला गया, कोई रेलवे में चला गया, इस तरह से कई लोगों को जॉब भी मिली है। जी और इसी के ताल्लुक से मौलवी लियाकत अली के नाम से हमने टिकट भी जारी कराया था, आपको पता चला होगा, जो महगाँव में जी जी। स्टैम्प जारी हुआ था पोस्ट ऑफिस के जरिए।
इसके अलावा जो नया एयरपोर्ट बना उसके लिए भी लिखा पढ़ी काफी करी थी कि सरजमीन मौलवी लियाकत अली साहब की है, इलाहाबाद कौशाम्बी, और वो महंगाओं के रहने वाले हैं और कौशाम्बी से कनेक्ट है एयरपोर्ट का एरिया, तो यहाँ ये एयरपोर्ट उनके नाम से रखी जाए। तो इसके लिए कई एमपी से हमने सिफारिश करी थी चिट्ठी लिखने के लिए, तो उसमें धर्मेंद्र यादव ने एक चिट्ठी भेजी थी प्रधानमंत्री को, जवाब भी आया था। लेकिन और एमपी जो इलाहाबाद के हैं जैसे कुंवर ज्योतिर्मन सिंह साहब हैं या नंदी फैमिली है, इन लोगों ने डिफरेंट व्यूज रख कर डिफरेंट लोगों ने नाम लिखे थे बनाने के लिए नाम पर, तो बहरहाल किसी के नाम से बन नहीं पाया। अभी तो सिविल एयरपोर्ट के नाम से ही चल रहा है, तो उसमें भी हमारी कोशिश थी, आगे भी कोशिश रहेगी कि अगर मौलवी साहब के नाम से बन जाता तो एक उनका नाम और उनको रेस्पेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती, क्योंकि आज तक वो हो नहीं पाई। और हमारे इस परगना चायल के किसी भी जो पॉलिटिकल लोग थे, एमएलए थे या नहीं भी थे, तो जो असर रखने वाले लोग थे उन लोगों ने भी इस तरह की कोशिश नहीं करी ठीक से। हम समझते हैं इसमें कोशिश करनी चाहिए जो लोग कर सकते हैं आगे के लिए। जी, माशाल्लाह, आप चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से कई सालों से जुड़े हुए हैं। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी 25 साल से भी ज्यादा से वजूद में है, जो कि एक बहुत बड़ा अरसा होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का चाइल्डी कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट रहा है। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के 3 सबसे बड़े अचीवमेंट्स अब तक क्या रहे हैं? देखिए, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का जो अचीवमेंट है 3, उसमें से एक तो उसकी अपनी एक ऑफिस लाइब्रेरी ओन हो गई करेली इलाहाबाद में, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो सकती है इस वक्त मौजूदा हालत में। वो पहले के लोगों ने बनाया, उसमें हाजी परवेज साहब की मदद भी शामिल है और भी लोगों की शामिल है। खुर्शीद नकवी साहब हैं, इंतकाल कर गए, उन्होंने बहुत कोशिश किया उसमें। इस तरह से बहुत से पुराने हमारे जो उस बिल्डिंग को बनाने में बुजुर्ग थे, उसमें से कई इंतकाल कर गए। अभी सैयद हारून साहब का इंतकाल हो गया, जो 15 साल लगातार इस सोसाइटी के सदर रहे। तो एक अचीवमेंट तो ये मानते हैं कि इसकी बिल्डिंग तामीर हुई और वो आज अपनी ओन बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी मौलवी लियाकत अली के नाम से चल रही है। और इसके अलावा हमने अपने वक्त में एक ओपीडी वैन यहाँ चलाई थी गांव-गांव के लिए, जो इसमें एक डॉक्टर एक कंपाउंडर जाता था, तो वो एक अचीवमेंट था बड़ा। और वो 2 साल 2.5 साल करीब चला, लेकिन वो उसमें 50,000 रुपया पर मंथ हम खर्च करते थे, क्योंकि 15 से 20,000 रुपए की दवा आती थी, उसमें एक ड्राइवर होता था, उसकी 6,000 रुपए की सैलरी, एक डॉक्टर बीओएमएस जाता था, उसको 10,000 रुपए सैलरी देते थे, एक कंपाउंडर 5,000 रुपए की सैलरी पे जाता था, 21,000 रुपए सैलरी और प्लस 15 से 20,000 रुपए की दवाएं वही खर्च होती थी। तो डिफरेंट गाँव में जाती थी, दिन भर मतलब एवरी डे जाती थी, सिर्फ हॉलीडेज को छोड़कर और संडे छोड़कर 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन संडे हुआ करता था। तो वो अचीवमेंट 2.5 साल का था, 2.5 साल हमने इसको चलाया। लेकिन हमको उसका बहुत रिस्पॉन्स इस तरह नहीं मिला कि गाँव के लोगों में बड़ी जागरूकता आई हो, जबकि पेशेंट वो एक गाँव में जाते थे 50-50, 60-60, 70-70 देख के आते थे। तो ये दूसरा अचीवमेंट था, एक बिल्डिंग का अचीवमेंट हुआ, एक ये अचीवमेंट रहा दूसरा। और तीसरा अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि जो चाइल्डीज इसमें से जुड़े रहे, तो उन लोगों ने इसमें बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ काम किया। कोई लूट-खसोट या किसी तरह कोई दिक्कत दुश्वारी हमने तो नहीं महसूस किया, ना अपने पहले के लोगों से महसूस किया, ना बाद के लोगों से महसूस किया। ईमानदारी के साथ लोग फुलफिलनेस और काम में लगे रहे, कोशिश करते रहे। और जो तीसरी बात कही चाइल्डियों के ताल्लुक से, तो देखिए जो परगना चायल का तबका है, वो सोसाइटी को फंड देता तो है ज़कात के नाम पर, साल में 1 बार, साल में 1 ही बार मिलता है, लेकिन जाने से मिलता है। बहुत कम लोग अब अवेयर हो पाए हैं जो सोसाइटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें बिना जाए। तो वो अचीवमेंट नहीं था चायल के लोगों में। जबकि यहाँ के लोगों ने बड़ा सपना देखा था कि हम आईटीआई बनाएँगे या और भी कुछ करेंगे, तो वो सब नहीं कर पाए। अब इसके ज़रिए सोसाइटी के ज़रिए एक अचीवमेंट ये भी कह सकते हैं आपके सैयद सरावा में हरमुतुन्निसा गर्ल्स कॉलेज खोला गया, जो बखूबी चल रहा है। इसको आरिफ साहब देख-रेख में चला रहे हैं अपने, पहले वो सोसाइटी के ज़रिए निगरानी चलता था, लेकिन वो आरिफ साहब चला रहे हैं। लेकिन शुरुआत सोसाइटी ने ही उसकी मजबूती से करी और सैयद सरावा के लोग जो सैयद उरफ साहब थे, उनके वालिद साहब वगैरह ने सोसाइटी को हैंडओवर कर दिया था। वो चल रहा है, उसमें डॉक्टर कलीम साहब का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनके वालिद साहब प्रेसिडेंट थे, अब तो खैर कलीमी साहब देखते हैं। और एक अचीवमेंट और छोटा-सा था कि शेखपुर गाँव है। शेखपुर गाँव में एक मदरसा था हबीबिया के नाम से, मदरसा हबीबिया। वो गाँव के लोग चला नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने 8 से 10 साल पहले सोसाइटी से कोशिश किया, उस वक़्त हम ही जनरल सेक्रेटरी थे।
तो हमसे कहा कि आप लोग उसको टेक ओवर कर लीजिए। तो उस मदरसे को हमने टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद उसमें बाउंड्री बनवाई, प्लास्टर करवाया, दरवाजे लगाए। पहले ऐसे ही खुला था सब वो। तो अब वो वहां पर मदरसा और इंग्लिश इस्लामिक स्कूल, वो प्रेप फर्स्ट केजी तक का है और चल रहा है। उसमें 30-40 बच्चे गाँव की पढ़ने आते हैं। उसके अलावा उसी में अभी हमने एक सिलाई कढ़ाई केंद्र उस इलाके मोहद्दीपुर, शेखपुर, अगल बगल की लड़कियों के लिए शुरू किया है, जिससे कि उनको सिलाई और कढ़ाई का काम आ जाए तो घर से बैठ कर कुछ सिलाई काम, लेडीज सूट वगैरह कर सकें। तो एक फर्स्ट बैच हमारा वहाँ चल रहा है। और इसी तरह हमने कटौला में मदरसा है, काशिफुल उलूम मदरसा। हमने सिलाई कढ़ाई 2 साल पहले का शुरू किया था और 1 साल करीब चला है। अपने घरों से करने का काम भी शुरू किया और कई बच्चियों को हम लोगों ने प्रोवाइड भी किया सिलाई मशीन वगैरह, जो इस तरह काम करने में चाहती थी और उनको ज़राए नहीं थे उनके पास। तो अचीवमेंट काम तो हुए, लेकिन हम ये समझते हैं काशिफ साहब कि अगर प्रेग्नेंट चाइल्ड के लोग सीरियस होते, तो ये चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और तरक्की करती, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचती। हमने कोशिश करी, कुछ असरदार लोगों से बात करी, लोगों ने वादा भी किया और कहा कि हाँ, हाँ करेंगे, लेकिन वो सब पीछे रह गए, फिर नहीं कर पाए वो लोग। उसी तरह से महंगाओं इंटर कॉलेज को देखिए आप। महंगाओं इंटर कॉलेज जो आपकी प्रॉपर्टी है, पूरे परगना चाइल्ड की एक अलोन अकेली प्रॉपर्टी है। और वहां भी हम समझते हैं कि जो अचीवमेंट, जो उसका प्रोग्रेस होना चाहिए था, वो उतनी नहीं है और हो सकती थी। लेकिन ये है कि जो भी अब दिख रही वो भी अच्छी दिख रही, क्योंकि उसमें काफी बिल्डिंग बन गई है। मैनेजर सोहेल साहब ने उसमें अपने जमाने में काफी काम किया। उसके पहले सब खपरेली खपरेल था उसमें। अब भी उसमें इतनी जगह है कि डिग्री कॉलेज जो मौलवी लियाकत अली खोला गया नाम से, वो डिग्री कॉलेज में 2-3 सब्जेक्ट थे, इसलिए वो बहुत सरवाइव नहीं कर पाया। अब बंद होने कगार पे है। हमको लगता है कि आगे नहीं सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि लोग सीरियस नहीं है। सीरियस इसलिए नहीं कि वो आपका एक सरमाया है और उस सरमाये के लिए लड़ाई झगड़ा हो और उसके उत्थान के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए काम ना हो, तो ये बड़ी शर्म की बात है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खास करके सोशल सेक्टर में, एनुअल रिपोर्ट काफी अहम होती है। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की एनुअल रिपोर्ट आखिरी बार कब पब्लिश हुई? जहां तक मुझे याद है काफी अरसा हो गया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। नहीं इतने नहीं, सालों से चाइल्ड, एनुअल रिपोर्ट का न छपने की क्या वजह है? देखिए एनुअल रिपोर्ट हमारी जो छपती थी, वो बनती तो हर साल है, हर साल बनती, लेकिन जो बुक की शक्ल में छपती थी, वो जब जब एनुअल फंक्शन किया गया तो बुक की शक्ल में छापा गया। हमारे 8 साल के टाइम में 2 बार हमने एनुअल फंक्शन किया, 2 बार छापा है। और बुक तो नहीं छपी, लेकिन पूरा खर्च और ऑडिट तो हर साल उसका होता है। उसमें बाकायदा मसूद किबरिया साहब ऑडिटर हैं और वो पूरे लेखा जोखा का ऑडिट करते हैं। जो साल में खर्च होता है उसका हिसाब होता है, फिर ऑडिट रिपोर्ट आती है। ऑडिट रिपोर्ट अपनी सिफारिश लिखता है, कमियों को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको जनरल सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको फुलफिलनेस करे। आज भी जो मीटिंग हुई चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में, उसमें ऑडिटर को लेकर प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मसूद साहब जो हैं वो काफी कमजोर हो गए हैं और कमजोर साथ उनकी आंख की प्रॉब्लम हो गई, इनको आंख से दिखना बंद हो गया है। तो वो चाह रहे थे कि कोई नया ओहदेदार या कोई नया मेंबर हमारा जो चाइल्ड से जुड़ा हुआ हो, ऑडिटर का काम ले ले। तो उसके लिए एक कुरैश साहब हैं, जो कशिया के रहने वाले हैं, वो हमारे सोसाइटी में अभी पिछले 2-3 सालों में नए मेंबर एग्जीक्यूटिव में शामिल हो गए थे और बाकायदा मेंबरशिप उन्होंने ले भी लिया था, काम भी कर रहे हैं बाकायदा, सीरियसली वो आते जाते हैं। तो ऑडिटर का काम कुरैश साहब को दिया गया है कि वो अब अभी जो पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है, तो उसको कुछ दिन साथ में मसूद साहब के साथ बैठ गाइडेंस में देख लें। क्योंकि कुरैश साहब भी बैंक से रिलेटेड थे। हमारे यहाँ बैंक से काम करने वाले 2 लोग थे, अभी भी हैं। एक तो अब्दुल वदूद साहब हैं, जो सैयद सनामा के रहने वाले हैं। उनसे भी कहा गया तो उन्होंने मजबूरी अपनी बताई, तो कुरैश साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब वो ऑडिटर काम करेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, वो बुक न छपना, वो फंक्शन नहीं हो पाया इसलिए नहीं छपा। फंक्शन करने में बहुत पैसा खर्च होता है, 50,000 रुपया। वो हम लोग जो सोसाइटी में डोनेशन लेते हैं उससे नहीं करते थे, इसलिए कि वो डोनेशन जो हम लेते थे जक़ात का पैसा होता था। जक़ात का पैसा सारा सिर्फ जक़ात के मद में खर्च किया जाता था, यानी स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर या मेडिकल एड पर। बाकी ये सब काम जो होता था फंक्शन वाला, उसमें खाने पीने को नज्म होता था, या हमारे अफ्तार प्रोग्राम होते थे हर
रमजान में, तो वो सब एग्जीक्यूटिव के लोग अपनी जेब से अलग पैसा कलेक्ट करके जमा करते थे, उससे प्रोग्राम हुआ करता था। तो वो प्रोग्राम आगे नहीं हो पाया, होना चाहिए था। हम भी महसूस करते हैं कि उससे कम से कम गेट टुगेदर एक होता है, पगना चायल के 100-200 लोग इकट्ठा होते हैं, मुलाकात होती है, रिपोर्टें पेश होती हैं, कुछ सवाल जवाब होता है, तो उससे थोड़ा सा अचीवमेंट होता है, इंकरेजमेंट भी मिलता है, सोसाइटी को फायदा भी होता है। तो वो नहीं हो पाया, उसकी कई कमजोरी, कई वजूहात रही। इधर 2-3 सालों से तो सोसाइटी में कुछ यही सब एक्सचेंज को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। इसकी वजह से नहीं हो पाया। अब आगे इंशाल्लाह अगर नई कमेटी ईद बाद का फॉर्म हो जाती है, दुआ करिए, तो वो फिर कराए, हम लोग उसमें शामिल हों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे कोशिश करिए कि बिना फंक्शन के ही एनुअल रिपोर्ट छप जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, वो खैर, छप जाएगी। जी नहीं, नहीं, आपने इंशाल्लाह। ऐसा सजेस्ट कर दिया बिना फंक्शन वाली। जी जी वो इस साल 31 मार्च जो कंप्लीट हो रहा है, जी इसका जी, ऑडिट कराने के बाद हम एक छपवा कर उसको तकसीम करा देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो हम ही जनरल सेक्रेटरी, तो इसको हम करा के जाएंगे, जिससे कि ये सिस्टम फॉलो अप होता रहे फिर आगे भी हर जी साल। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स कौन-कौन हैं? क्या अगले 3 महीनों में इसमें कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? हालांकि आपने कहा है कि ईद बाद इसमें बदलाव होंगे। देखिए, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में अब जो मौजूदा वक्त में लोग हैं, उसमें नफीस साहब जो है प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है मुजीब उल्लाह सिद्दीकी साहब हैं, कटौला के रहने वाले। और वाइस प्रेसिडेंट के बाद जनरल सेक्रेटरी हम मैं खुद ही हूँ, और सेक्रेटरी कमर अब्बास साहब हैं, और ट्रेजर शकील अहमद साहब हैं कशिया के जो। और उसके बाद फिर जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में एक नाम है, ये सैयद अशरफ साहब रोशनबाग में रहते हैं, वो एक मेंबर एग्जीक्यूटिव के हैं। और गुड्डू भाई कजलापुर वाले हिंद इलेक्ट्रिकल जो हैं, वो मेंबर हैं इसके। उसके अलावा मेंबर में कुरैश साहब हैं, मुजीबुल्लाह सिद्दीकी साहब मेंबर हैं, और नसर हाशमी साहब मेंबर हैं। और इसके बाद यंग्स में जो मेंबर 2-3 लोग बने, उसमें मिराज साहब रोही के एक मेंबर हैं हमारे यंग्स में, और राहिल महबूब साहब हैं, मास शोएब साहब हैं। ये 3-4 लोग हैं। और एक उसमें महंगाओं के एक साहब में कामरान हाफिज जी का नाम भी है, वो भी मेंबर है हमारे सोसाइटी के। और इन लोगों ने 1-2 लोगों को बनाया था मेंबर साथ में, लेकिन वो लोग आगे वर्क में नहीं आए। ये 3-4 लोग जो नाम हमने नए यंग्स कर लिया, ये तो मेंबर है ही है बाकायदा, लेकिन इनका नाम अभी रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट में नहीं चढ़ पाया है। वो इंशाल्लाह हम कोशिश में थे कि चढ़वा दें, जो लोगों के नाम चढ़े हैं, जैसे उसमें नसर हाशमी और कुरैश साहब वगैरह का नाम गया चढ़ने के लिए। रिन्यूअल के बाद हमने भेज दिया था, नाम चला गया था। लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा ये मालूम होगा कि यूथ विंग जब बनी थी, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। जो पुराने मेंबर्स थे, वो यूथ विंग को पसंद नहीं कर रहे थे कि क्यों बना रहे हैं आप लोग, क्यों जोड़ रहे हैं इनको, बच्चे हैं अभी ये। तो हमने कहा बच्चे हैं, अगर बच्चे जुड़ेंगे नहीं तो काम कौन करेगा। हमारे यहाँ तब हारून साहब हयात में थे, हमने कहा हारून साहब काम नहीं कर पाते, वदूद साहब काम नहीं कर पाते, एडवाइस के लिए हैं। और कमर अब्बास साहब अब कहते हैं हमसे काम हो नहीं सकता। और नफीस साहब भी एक तरीके से रिटायर है पर्सन है, अपनी एडवाइस दे देते हैं, लेकिन फील्ड में नहीं जा पाते, अब पहले जाते थे। तो इस तरह से अब इनको रिप्लेसमेंट अगर आप नहीं करेंगे, और ये यूथ विंग बनाकर उनको आप शामिल नहीं करेंगे, काम नहीं सिखाएंगे, तो सोसाइटी में ताला लग जाएगा। लाइब्रेरी चलाते रहिए बस बैठकर आप, उसके अलावा कोई काम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने जो बच्चों को तालीम के लिए वजीफा मुकर्रर किया था, जो ज़कात हम लोग इकट्ठा करते थे, उसमें इलाहाबाद शहर के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे एस एस खन्ना में मुस्लिम बच्चियां पढ़ती हैं, या हमीदिया पढ़ती हैं, या और इंटर कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं फीस उसके लिए आते हैं। उसके अलावा सल्लापुर इंटर कॉलेज था, जहां हम फीस का पैसा ईयरली दिया करते थे, 20-20 30-30 बच्चों को। और वो बाकायदा प्रिंसिपल से आइडेंटिफाई होकर लिस्ट आती थी कि इस क्लास में इतने कमजोर और जरूरतमंद बच्चे हैं जो 60% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, और उनको जरूरत है कि उनकी फीस या उनकी किताब कॉपी देखी जाए। तो उस तरह से तारा रशीद, महंगाओं इंटर कॉलेज, सल्लापुर इंटर कॉलेज, मौलवी लियाकत अली डिग्री कॉलेज, ये पगना चायल के 4-5 जो कॉलेज थे। उसके अलावा गांव से जो लोग डिफरेंट कॉलेज में पढ़ते थे, अगर उनकी भी दरखास्तें रिकमेंड हो के हमारे मेंबर के जरिए किसी की आती थी, उस पर भी हम लोग गौर करते थे और बाकायदा
लोगों को फंड मुहैया कराते थे। तो इस तरह से कॉलेज के बच्चों का जो फीस का तालीम का काम सोसाइटी देखती रही है, बहुत बड़े स्केल पे नहीं देखती रही, क्योंकि बहुत बड़ा फंड हमारे पास नहीं होता था। तो हमारे यहाँ एक लिमिटेशन थी कि हम मैक्सिमम जो कमेटी फंड प्रोवाइड करने की बनी थी, उसमें 3 लोग हुआ करते थे। एक ऑडिटर होते थे, एक जनरल सेक्रेटरी होते थे और एक ट्रेजरर। 3 लोग मिलके दरखास्तों को देखते थे और दरखास्त किसी अपने सोसाइटी से कनेक्ट लोग से रिकमेंड होके आती थी, तो उस पर बाकायदा देख-रेख करके वो चेक के जरिए उनको पेमेंट किया जाता था। और इसके अलावा कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट उससे, जैसे अलीगढ़ में दाखिला उसने हासिल कर लिया, उसको फीस की रिक्वायरमेंट पड़ी 50,000 रुपए देने की, नहीं दे पाया, नहीं दे पा रहा है, कलेक्ट नहीं, कम पैसा है, तो उस तरह के केसेस को भी हम लोगों ने डील किया है। अलीगढ़ में भी फीस किया है और उसके अलावा भी फीस दिया गया है, मेडिकल में भी दिया गया है फीस, लेकिन इस तरह के केसेस कम हैं। और प्रज्ञा चाइल्ड के लिए तो आपको याद होगा कि डेवलपमेंट में प्रज्ञा चाइल्ड के लोगों ने यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू किया था कई साल पहले, हमारी बिल्डिंग में, जो विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ चाइल्ड ग्रुप बना हुआ, उनकी तरफ से शुरुआत हुई थी और उन्होंने जगह हमसे मांगी तो उन्हें जगह दी थी। उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट भी किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें 1 या 2 बैच चला, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और हमको ये महसूस था कि प्रज्ञा चाइल्ड के लोग सोसाइटी के पास आने से कतराते हैं, जो जरूरतमंद है वो भी नहीं आते। तो उनको तलाशना पड़ता है कि तलाशिए और उनको खामोशी से उनकी जो रिक्वायरमेंट हो, कोई अगर बहुत बीमारी की हालत में है और उसको 10, 20, 50,000 रुपए की जरूरत है, तो हम लोग ने इस तरह भी बजट अपना करके कराया है, बिना किसी पब्लिसिटी के। तो लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आगे आना चाहिए, सोसाइटी बनी ही उन्हीं के लिए है। और अगर, क्योंकि एक तबका प्रज्ञा चाइल्ड का ही पैसा देता है और उसी पैसे को हम प्रज्ञा चाइल्ड में ही खर्च करते हैं। हमने अपने वक्त में ये करा दिया था कि 20% हम इसमें से जो खर्च हम साल में करेंगे, वो 80% तो प्रज्ञा चाइल्ड के लोगों पर, बच्चों पर करेंगे, बीमारों पर करेंगे, तालीम पर खर्च करेंगे, लेकिन 20% हमने शहर के लोगों के लिए भी बजट अलॉट करा लिया था अपनी मीटिंग में बात करके। क्योंकि जब हम खिदमतें खल्क कर रहे हैं, तो हम उसमें इतना न रिजिड हो जाएं कि हमारे शहर इलाहाबाद में, हमारे मोहल्ले में कोई बीमार है, कोई अज़ार है, कोई फीस नहीं दे पा रहा है, उसका नाम कटा जा रहा है या उसको किताब की जरूरत है, तो हम उसके लिए खड़े ना हो। तो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी शहर के लोगों को भी हेल्प पिछले 8 साल 10 साल से करती आ रही है। जो फंड जमा करते हैं उसका 20% हम शहर में कोशिश करते हैं खर्च करने की और 80% गांव के इलाके में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि क्या अगले 3 महीनों में इसमें कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं गवर्निंग बोर्ड में? चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अंदर ना, जी, जी। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में बिल्कुल बदलाव होगा और आना भी चाहिए, और आप दुआ भी करें इसके लिए। और इसलिए दुआ करें कि देखिए, नई कमेटी फॉर्म हो जाए, कुछ नए मेंबर्स जुड़ जाएं। अब मेंबरशिप तो आपने भी ली थी, लेकिन पता नहीं किन हालात में क्या सोचा, बाद में क्या आपको लगा। हमको लगता है जब थोड़ा डिस्प्यूट शुरू वक़्त हुआ की कमी तभी। हो गई थी। अच्छा, तो बहरहाल जो भी मसला मसला रहा, तो आपने भी कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो लोग जुड़े और हम तो समझते हैं कि बदलाव आना चाहिए और बदलाव होगा तभी काम और बढ़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मौजूदा वक़्त में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के सामने क्या-क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस कुछ नहीं है। एक 25 साल पुराना इदारा है और उस इदारे को सीरियस होकर, जो हमारे प्रज्ञा चाइल्ड से रहने वाले लोग हैं और उनके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा जरा सा भी है, तो उनको इस इदारे के बारे में फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए, जुड़ना चाहिए, यहाँ से लोगों को फैज़याब कराना चाहिए। तो एक यही बड़ा चैलेंज है कि लोग इससे जुड़ें। अभी पूरी तरह कनेक्ट नहीं है लोग। हमने ये महसूस किया कि हमारे महंगाओं इंटर कॉलेज में मेंबरशिप लेने के लोग उतावले रहते हैं। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि हमको वहाँ मेंबरशिप दिलवाइए, आप कैसे पहुँच गए? तो हमने कहा भैया हमको तो ले गए ये लोग, हम चले आए, मेंबर बन गए और इन्होंने कहा इलेक्शन लड़िए, हम लड़ भी गए और जीत भी गए। और आपने हाल महंगाओं का देखा ही था कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ। बहरहाल, लेकिन यहाँ के जब हम लोगों से कहते हैं, तो यहाँ कोई तैयारी नहीं होता है। यहाँ आदमी सोचता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर महंगाओं इंटर कॉलेज बड़ा कॉलेज है, लोगों के ज़हन में बहुत सी चीज़ें आती होंगी, हम समझते हैं। तो इसलिए इसके लिए लोग तैयार नहीं होते, बहुत कम लोग हैं।
और लोगों में खिदमत खल्क है भी, तो वो जज्बा पता नहीं किस तरह का है, या तो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में रह के काम करेंगे। आप सोचिए काजी साहब के कितने हमारे लोग शहर इलाहाबाद और चायल तहसील में हैं जो अपनी अच्छा वक्त, अपना अच्छा पैसा पॉलिटिकल पार्टी के लिए खर्च कर देते हैं, लाइफ का हिस्सा खर्च कर देते हैं। उससे क्या हासिल होता है? नाम मिल जाता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा है ना। अगर उसका 4 आना भी हम मुसलमान इस तरह की सर्विसेज में लगा दें, तो कितना फायदा हम अपने कौम को, मिल्लत को पहुंचा लेंगे। इस पर लोग गौर नहीं करते। ये एक बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी के लोग तवज्जो दिलवाएं लोगों को, और लोग इसमें और मजबूती के साथ और अज़्म इरादे के साथ आए और नेक नियति के साथ इस तरह का खिदमत खल्क करें और लोगों के लिए फैज़याब बने। जी, आप महंगांव इंटर कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बतौर वाइस प्रेसिडेंट अब तक आपने कौन-कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं? देखिए, महंगांव इंटर कॉलेज तो 2 साल जब से हम लोग नई कमेटी फॉर्म हुई और वाइस प्रेसिडेंट हम बने हैं, तब से 2 साल तो कोविड में बंद रहा। ठीक से वहाँ मीटिंग भी नहीं हुई। हमारे बनने के बाद 2 मीटिंगें हुई हैं, और 2 मीटिंग में हमने इनिशिएटिव अपने लेवल से हमने और असिस्टेंट मैनेजर मतलूब साहब ने मिलकर 2 बड़े काम वहाँ पर किए हैं। एक तो जो रोटरी क्लब इलाहाबाद का है, शहर इलाहाबाद में तारिक साहब ने बिल्ड किया एकेडमिया के नाम से, उसको महंगाओं तक पहुँचा दिया हमने, इंटर कॉलेज से कनेक्ट कर दिया। वहाँ रोटरी क्लब एकेडमिया का एक ब्रांच बन गया है स्टूडेंट्स का, और वो स्टूडेंट्स को रोटरी क्लब ने वहाँ पर इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराया है। उसके तहत उनको एक एरिया अलॉट कर दिया गया सब्जी बोने का, कि वो सब्जी बोएंगे और सीखेंगे सब्जी जो होती है वक्त के हिसाब से, जाड़े गर्मी बरसात के हिसाब से, और जब वो सब्जी उग जाएगी तो उगने के बाद उसको स्टॉल लगाकर गांव के कमजोर वर्ग को बुलाकर उसको फ्री तकसीम करा देंगे। एक तो ये काम हम लोगों ने किया, वहां के बच्चों को एग्रीकल्चर में शौक पैदा करने के लिए ये ग्रुप बनाया है। 20 बच्चों का बना है ये इंटर कॉलेज के। दूसरा काम अभी हुआ है, जाकर के वहां पर इंग्लिश मीडियम एक क्लास शुरू करी गई है, क्लास 6 से, कि एक एक साल हम उसको बढ़ाते जाएंगे। और उसके लिए अभी प्रोग्राम भी हुआ था, उस प्रोग्राम में हम शिरकत नहीं कर पाए थे, हम मीटिंग में चले गए थे गोवा, लेकिन वो प्रोग्राम हो गया। उसमें बाकायदा चीफ गेस्ट ये गए थे यहाँ से बेनर स्कूल के प्रिंसिपल फ्रांसिस मोर साहब, और एक जो प्राइमरी सेक्शन था उसका वो प्रिंसिपल परवेज साहब थे जो रिटायर हो गए, महंगाओं के रहने वाले, उनको दे दिया गया कि वो उसको डेवलप करेंगे। तो वो बाकायदा नर्सरी केजी इंग्लिश मीडियम वहां पर चला रहे हैं, अपने से स्टाफ वगैरह रखकर अपनी देख रेख में डेवलप कर रहे हैं। तो महंगाओं इंटर कॉलेज में इंग्लिश मीडियम जो स्टार्ट किया गया है, अगर उस पे लोगों की और गांव के लोगों को तवज्जो हो गई और अगल बगल के लोगों की तवज्जो हो गई, एक सेक्शन हमारा इस बार पूरी तरह से कंप्लीट होकर चल जाएगा, तो हम लोग का इरादा है कि इसको सीबीएसई या आईसीएसई जो भी हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से इसको 10th या 12th तक करना चाहिए। क्योंकि बच्चे देखिए बाहर वहां से पढ़ने इंग्लिश मीडियम शहर आते हैं, और फिर शहर के बड़े स्कूलों ने आपके इलाके में स्कूल सेंट जोसेफ की ब्रांच और सेंट मैरीज की ब्रांच भी खोल रखी है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो हम क्यों पीछे हैं? उसी तरह से देखिए, जिस तरह से महंगाओं इंटर कॉलेज का हाल है, वही इस्लामिया कॉलेज का हाल है कि यहाँ भी बहुत तरक्की नहीं हो पाई। और उसके बगल में आप देखिए खत्री पाठशाला को देख लीजिए, वहां पर इंटर कॉलेज था, वहाँ इंग्लिश मीडियम टैगोर हो गया, बगल में एस खन्ना हो गया। हमारी इस चाइल्ड की कितनी बच्चियां जो है एस खन्ना जाती, हमीदिया नहीं जाती पढ़ने के लिए, उनको वहाँ बिल्डिंग अच्छी दिखती है, वेल एजुकेटेड टीचर्स दिखते हैं, उनको लगता है साहब कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ में नहीं पढ़ रहे हैं, तो कम से कम अच्छे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन और एटमॉस्फेयर जब हम महंगाओं में इंग्लिश मीडियम जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसमें फुलफिल कर पाए, हो सकता है कि वो मेहनत कामयाब हो जाए, और हो सकता है कि ना भी हो। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हमने कितनी मेहनत करी और उसका नतीजा हमें क्या मिला। जी, आज का आखिरी सवाल है कि पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, या यूं कहें कि चायली कम्युनिटी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कम्युनिटी को क्या, वो सब
हमारे अपने उसमें दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अहबाब भी हैं, तो उनसे तो हमारा एक यही पैगाम रहेगा कि हर जो हर इंसान जो इस्तिताअत रखता है तो कम से कम वो एक बच्चे को तालीम दिलाए, चाहे अपने रिश्तेदारों को दिलाए, चाहे अपने दोस्तों को के बच्चों को दिलवाए, चाहे अपने पड़ोसियों के बच्चों को दिलाए। अगर हम तालीम पर काम करेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। और जब हमारा तालीमी मेयार बड़ा होगा, हमारे मुआशरे से बच्चे पढ़े-लिखे निकलेंगे, तभी हम आगे राइज़ कर पाएँगे और इस मुआशरे में, हिंदुस्तान में कुछ करने काबिल होंगे। तो हमारा यही पैगाम है कि हर शख्स कोशिश करे, एक को तालीम दिलाने के लिए सिर्फ, और जिसकी कई को दिलाने की इस्तिताअत हो, वो कई को दिलाए। देखिए, आप अगर गौर करें तो हमारे कम्युनिटी में बहुत पैसा है। कम्युनिटी में बहुत लोग राइज़ भी इस सालों में कर चुके हैं। लेकिन मिजाज जो है ना, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं ठीक से हो पा रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, तो हमारी तहसील में कई इदारे खुल जाएँगे और कई इदारे खुलेंगे तो कितना मुआशरे को फ़ायदा होगा। तो हम सोशल लाइफ़ पर नहीं सोच रहे हैं। हम बहुत से लोग हैं हमारे परगना चैनल में सिर्फ़ पॉलिटिकल लाइन पर चलना चाहते हैं, पॉलिटिकल लाइन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो भी ठीक है, कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन ये है कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, उस पर हम लोग को गौर करना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। जावेद साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इंटरव्यू करने के लिए हमको इंतख़ाब किया हमारा, और हमसे कुछ सवालात किए। हमने कोशिश की है कि हम आपको सैटिस्फैक्टरी जवाब दे पाएँ, और हमसे कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम आपसे भी माफ़ी चाहते हैं, और आपके जो सुनने वाले लोग व्यूअर्स हों, उनसे भी माफ़ी चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का एपिसोड पसंद आएगा। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम।